नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ C4 साइकिल के बारे में। इसको हम हैच एंड स्लैक पथवे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हैच और स्लैक नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, C4 साइकिल को। इसको हम C4 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है 4 कार्बन वाला एसिड होता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? C4 साइकिल। C4 साइकिल जो है यहाँ पर दो ऑर्गेनल में, दो सेल्स में होगी पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, मीजोफिल सेल में और बंडल शीथ सेल में। यहाँ पर बेसिक 5 स्टेज होती हैं C4 साइकिल की। सबसे पहले क्या होगा, जो CO2 होगा वो मीजोफिल सेल में आएगा और इसका कार्बोक्सिलेशन होगा किससे? फॉस्फोइनोल पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये CO2 से बाइंड करके क्या बनाएगी? एक C4 एसिड बनाएगी। वो C4 एसिड जो भी बनेगा, ये C4 एसिड चेंज हो जाएगा दूसरे C4 एसिड में। इसके बाद ये दूसरा जो C4 एसिड बनेगा वो कहाँ पहुँच जाएगा? बंडल शीथ सेल में पहुँच जाएगा। बंडल शीथ सेल में ये C4 एसिड किससे? ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पहुँचेगा। फिर यहाँ पर इसका क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन। पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का जुड़ना। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होगा? CO2 निकल रहा है। तो यहाँ पर C4 एसिड जो आया यहाँ बंडल शीथ सेल में, उससे CO2 निकल जाएगा और ये किस में बदल जाएगा? C3 एसिड में। अब ये C3 एसिड वापस से कहाँ चला जाएगा? ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वापस से बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में और रीजनरेशन करेगा इसका फॉस्फोइनोल पायरुवेट का। इससे क्या हो रहा है कि CO2 का जब ये डीकार्बोक्सिलेशन से जब बंडल शीथ सेल में आ रहा है तो CO2 यहाँ पर क्या होगी? बढ़ेगी। इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ आसानी से केल्विन साइकिल हो पाएगी और फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा। ये क्या है? एक प्रकार का एडाप्टेशन है जो उन प्लांट्स में होता है जो कहाँ होते हैं? एरिड इन्वायरमेंट में, जो गर्म जगह होंगी वहाँ पर कुछ प्लांट में ये एक प्रकार का एडाप्टेशन है, जिसके कारण ये क्या कर रहे हैं? दो सेल्स में होने से क्या हो रहा है? अब केल्विन साइकिल में हमने पढ़ा था कि जो रुबिस्को एंजाइम है, ये इसके पास दो तरह की एक्टिविटी है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है और कार्बोक्सिलेशन की भी एक्टिविटी है। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ता है किसके लिए? फोटो रेस्पायरेशन को रोकने के लिए। वहीं ये C4 प्लांट करते हैं, ये क्या करते हैं? ये C3 साइकिल हो और फोटो रेस्पायरेशन ना हो, फोटो रेस्पायरेशन को रोकने के लिए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। कहाँ पर? बंडल शीथ सेल में। और यहीं पर फिर केल्विन साइकिल होगी। अब केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल में हो रही है, इसका मतलब क्या है? रुबिस्को एंजाइम जो है बंडल शीथ सेल में पाया जा रहा है, जबकि मीजोफिल सेल में क्या पाया जा रहा है? मीजोफिल सेल में जो फर्स्ट एंजाइम, जो ये फर्स्ट रिएक्शन ये करा रहा है, किसका? कार्बोक्सिलेशन करा रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट का, ये होगा PEP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। C3 साइकिल में फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है हमने पढ़ा था वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जबकि यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? एक 4 कार्बन वाला एक एसिड बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? C4 साइकिल, इसके फर्स्ट प्रोडक्ट के कारण। अब ये जो C4 साइकिल है ये 3 टाइप की हो सकती है। 3 टाइप किसके बेसिस पे हम 3 टाइप में बांट रहे हैं? डीकार्बोक्सिलेशन का एंजाइम कौन सा है, और जो मीजोफिल सेल है वहाँ से जो C4 एसिड आने वाला है, कौन सा C4 एसिड आने वाला है मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में, उसके ऊपर। तो इसी के आधार पे हम क्या करते हैं? C4 साइकिल को 3 टाइप में बांटते हैं। पहला, जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन का जो एंजाइम होगा वो होगा NADP प्लस मैलिक एंजाइम टाइप का। दूसरा होगा NAD प्लस मैलिक एंजाइम टाइप का। और तीसरा होगा PEP कार्बोक्सी काइनेज टाइप का। ये क्या है? ये डीकार्बोक्सी
लेसन के एंजाइम है, मतलब कि जो बंडल सीथ में क्या करने वाले हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करने वाले हैं। किसका? जो C4 एसिड आएगा मीजोफिल सेल से बंडल सीथ सेल में। जो फर्स्ट टाइप का है NADP प्लस मैलिक एंजाइम टाइप का, यहाँ पर मीजोफिल सेल से बंडल सीथ सेल में जो C4 एसिड आता है वो होता है मैलेट। फर्स्ट टाइप में क्या होगा? मैलेट होगा। मैलेट कहाँ से? मीजोफिल सेल से आएगा बंडल सीथ सेल में। इसके बाद जो C3 एसिड वापस जाने वाला है कहाँ से? बंडल सीथ सेल से मीजोफिल सेल में, वो क्या होगा? पायरुवेट होगा। मैलेट आएगा और पायरुवेट वापस जाएगा। NAD प्लस मैलिक एंजाइम टाइप का, यहाँ पर एस्पार्टेट आएगा मीजोफिल सेल से। मीजोफिल सेल से बंडल सीथ सेल में क्या आएगा? एस्पार्टेट। और बंडल सीथ सेल से वापस क्या जाने वाला है? C3 एसिड एलेनिन। थर्ड टाइप का जो है PEP कार्बोक्सीकाइनेज, यहाँ पर मैलेट भी आ सकता है या एस्पार्टेट भी आ सकता है। और लेकिन यहाँ पर जो बंडल सीथ सेल से वापस जो जाने वाला है वो होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। वो पायरुवेट या पायरुवेट या एलेनिन ना होकर के क्या हो जाएगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। डिटेल में ये जो बनाया है ये पूरा C4 साइकिल, ये फर्स्ट टाइप की है, NADP प्लस मैलिक एंजाइम टाइप की। क्योंकि इसका मतलब क्या है, यहाँ जो डीकार्बोक्सिलेशन का एंजाइम है वो है NADP प्लस मैलिक एंजाइम। शुरुआत में क्या होता है? CO2 जो है वो मीजोफिल सेल में आएगी, साइटोसोल में, अभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं, ये साइटोसोल के अंदर ही CO2 आएगी और ये क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट बनाएगा। इस प्रोसेस में 2ADP यूज़ होने वाला है। अब ये जो बाइकार्बोनेट बनेगा, ये इसका क्या हो जाएगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ इसकी रिएक्शन होगी। किसकी हेल्प से? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है PEP कार्बोक्सिलेज, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट का क्या करा देगा? कार्बोक्सिलेशन। मतलब ये जो कार्बन है इसकी रिएक्शन हो रही है इस, जिससे यहाँ पर क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यही क्या है? यही फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसके कारण हम कह रहे हैं इसको C4 साइकिल। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहाँ आ गया? साइटोसोल से आ गया क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मीजोफिल की सेल में क्या हो रहा है और बंडल सीथ की सेल में क्या हो रहा है। तो ये मीजोफिल सेल के ही क्लोरोप्लास्ट में आ गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर क्या बनाएगा? मैलेट बनाएगा। अब ये फर्स्ट C4 एसिड था, फर्स्ट C4 एसिड जो था वो क्या था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ये दूसरे में कन्वर्ट हुआ, दूसरे C4 एसिड में। दूसरा C4 एसिड क्या है? मैलेट। जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलेट बनेगा तो NADPH क्या बनाएगा? NADP प्लस। मैलेट आ जाएगा कहाँ पर? बंडल सीथ सेल जो है इसके क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगा। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये होगा प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। मैलेट आएगा यहाँ पर। अब ये जो मैलेट है इसका फिर क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। मतलब इससे क्या होने वाली है? CO2 निकलने वाली है। तो CO2 इससे निकलेगा और ये क्या बनाएगा? पायरुवेट। ये जो पायरुवेट है ये क्या है? यही C3 एसिड है। C3 एसिड ये पायरुवेट है। अब जब मैलेट से पायरुवेट बन रहा है तो CO2 निकल रही, किसकी हेल्प से हो रहा है? ये NADP प्लस मैलिक एंजाइम की हेल्प से। इसलिए हम इसको कह रहे हैं NADP प्लस मैलिक एंजाइम टाइप का। यहाँ पर NADP प्लस से NADPH बनेगा। अब ये जो CO2 निकल रही है यही फिर केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करेगी। इससे क्या हो रहा है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम जो है यहीं पर पाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर केल्विन साइकिल अच्छी तरह से हो पाएगी और फोटो रेस्पायरेशन को ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, क्योंकि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जा रहा है इसके कारण। अब ये जो हम अलग अलग पथवे पढ़ते हैं, C2 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पथवे,
ये सभी किसके साथ होंगे, ये सभी C3 साइकिल के साथ ही होने वाले हैं। पायरूवेट वापस फिर कहाँ आ जाएगा, बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में जाएगा। अब पायरूवेट किस में बदलेगा, फॉस्फोइनोल पायरूवेट में बदल जाएगा। जब पायरूवेट फॉस्फोइनोल पायरूवेट में बदलता है तो ATP यूज़ होती है, ATP बदल जाता है AMP में। ये फॉस्फोइनोल पायरूवेट फिर वापस चला जाएगा साइटोसोल में और अवेलेबल हो जाएगा फिर से कार्बोक्सिलेशन के लिए। इस पूरी प्रोसेस में जो एक चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर CO2 के एनरिचमेंट के लिए, CO2 बंडल शीथ में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए 2 ATP यूज़ हो जाते हैं, 2 ATP पर CO2। मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बंडल शीथ सेल में बढ़ाने के लिए C4 साइकिल में 2 ATP यूज़ होते हैं। कैसे, यहाँ पर 2 ATP कैसे यूज़ हो रहे हैं, जब पायरूवेट से फॉस्फोइनोल पायरूवेट बन रहा है तो ATP यूज़ हो रहा है जो AMP बना रहा है। दूसरा, जब CO2 आएगा कहाँ पर, मीजोफिल के साइटोसोल में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं साइटोसोल में, तो यहाँ पर 2 ATP नहीं लिखा है मैंने, क्या ADP यूज़ हो रहे हैं। अब ये 2 ADP कैसे बन रहे हैं, ये 2 ADP बनेंगे एक ATP की मदद से और एक AMP की मदद से। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 2 ADP। एक ATP है और एक क्या है, ADP है। ADP के पास कितने, 3 फॉस्फेट हैं, ADP के पास कितने, 2 फॉस्फेट हैं। इसने इसको AMP, इसके पास 1 फॉस्फेट है, इसके पास 3 फॉस्फेट हैं। अब इसने 1 फॉस्फेट यहाँ पर इसको दे दिया तो ये किस में बदल गया, AMP किस में बदल जाएगा, ADP में बदल जाएगा। ये ADP में बदल जाएगा प्लस अब इसके पास से फॉस्फेट चला गया तो ये भी किस में बदल गया, ADP में बदल गया। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ATP और एक AMP, मतलब एक ATP यहाँ यूज़ हुआ और एक ATP यहाँ पर जब पायरूवेट फॉस्फोइनोल पायरूवेट बनाया तब हुआ। जब पायरूवेट फॉस्फोइनोल पायरूवेट बनाता है तो ATP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यूज़ होता है। तो यहाँ क्या होगा, जब ATP AMP में बदलेगा तो साथ ही साथ पायरोफॉस्फेट बनेगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पायरूवेट से फॉस्फोइनोल पायरूवेट बनाने में यूज़ हो जाएगा। यही AMP किस में यूज़ हो जा रहा है, यहाँ पर यूज़ हो जा रहा है एक ATP के साथ। तो इस प्रकार से 2 ATP पर CO2 एनरिचमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अब आपसे अगर सवाल किया जाए कि एक CO2 के फिक्सेशन में कितने ATP यूज़ होते हैं, कहाँ पर, C4 साइकिल में, तो इसका जवाब क्या होगा, 2 ATP नहीं होगा, इसका जवाब क्या होगा, 5 ATP। क्योंकि 5 ATP क्यों, क्योंकि CO2 का फिक्सेशन कहाँ हो रहा है, केल्विन साइकिल में जाकर के हो रहा है। और हमको पता है कि केल्विन साइकिल में जो है 3 ATP यूज़ होते हैं एक CO2 के फिक्सेशन में। जब एक CO2 फिक्स किया जाता है केल्विन साइकिल में तो वहाँ पर 3 ATP यूज़ की जाती हैं। तो 2 ATP यूज़ हो गए किसके लिए, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए बंडल शीथ में, और 3 ATP केल्विन साइकिल में यूज़ हो गए। टोटल 5 ATP एक CO2 के फिक्सेशन में यूज़ हुए। अब अगर आपसे सवाल किया जाए कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP यूज़ किए जाएंगे, किसमें, C4 साइकिल में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 ATP हमको पता है एक CO2 से। अगर ग्लूकोज पूछ रहा है तो ग्लूकोज में सिंपल सी बात है, कितने कार्बन होते हैं, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं। मतलब हमको क्या करना है, 6 CO2 का फिक्सेशन करना है। 6 CO2 का फिक्सेशन करना है, मतलब क्या हो गया, ये एक CO2 के लिए 5 ATP, तो हमने इसको क्या कर दिया, सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 30 ATP की ज़रूरत पड़ेगी, किसमें, C4 साइकिल में। जब हम C4 साइकिल में एक ग्लूकोज बनेगा C4 साइकिल से तो टोटल
30 ATP यूज़ की जाएगी। इस C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लैक पथवे के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो C4 साइकिल पाई जाती है जिस प्लांट्स में, उसको हम कहते हैं C4 प्लांट्स। ये आपने इतना सुना होगा, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जिसमें ये पाया जा रहा है C4 साइकिल, उसको हम क्या कह रहे हैं, उन प्लांट्स को C4 प्लांट्स। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कॉर्न, शुगर कैन। तो जिसमें ये पाया जाता है उसको हम कहते हैं C4 प्लांट। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्जाम्पल हो गया इसका जैसे कॉर्न हो गया, शुगर कैन हो गया। अब इन C4 साइकिल वाले जो C4 प्लांट्स हैं उनमें क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है। ये क्रैंज एनाटॉमी क्या होती है, क्रैंज एनाटॉमी इसमें पाई जाती है C4 प्लांट्स में। इसका क्या मतलब है कि जो वेस्क्यूलर बंडल होता है उसके चारों ओर बंडल सीथ की सेल पाई जाती है। यहाँ पर क्या होगा, बंडल सीथ सेल जो है वो वेस्क्यूलर बंडल के चारों तरफ पाई जाएगी, और बंडल सीथ के चारों तरफ फिर क्या पाई जाएगी, मीज़ोफिल सेल पाई जाएगी। वेस्क्यूलर बंडल जो है, जब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं C4 प्लांट्स का, तो इसमें क्या होता है, जो क्या है, वेस्क्यूलर बंडल है, वेस्क्यूलर बंडल के चारों तरफ क्या होगी, ब्रीथ सराउंडिंग पाई जाएगी, किसकी, बंडल सीथ सेल की। वेस्क्यूलर बंडल है, उसके चारों तरफ ये बंडल सीथ सेल पाई जा रही है, उसकी ब्रीथ सराउंडिंग है। इसको ही हम क्या कह रहे हैं, इसको ही हम कह रहे हैं क्रैंज एनाटॉमी। अब जरूरी नहीं है कि जिसमें C4 साइकिल पाई जा रही है हमेशा उसमें क्या हो, क्रैंज एनाटॉमी ही पाई जाए। डाई एटम्स हैं और कुछ ऐसे लैंड प्लांट्स हैं जिसमें क्या होता है, एक ही सेल के अंदर ये पूरी साइकिल हो जाती है कंप्लीट। ऐसा नहीं होता कि मीज़ोफिल सेल में कुछ और रिएक्शन हो रही, बंडल सीथ सेल में कुछ और। डाई एटम्स में और कुछ लैंड प्लांट्स हैं उनमें एक ही सेल के अंदर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर दूसरी एक विशेषता और क्या है C4 प्लांट्स में, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म कैसे पाया जा रहा है, पहली चीज़ तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, पहली चीज़ कि मीज़ोफिल सेल में क्या पाया जा रहा है, मीज़ोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम पाया जाएगा भी तो बहुत कम पाया जाएगा। रुबिस्को एंजाइम कहाँ पाया जा रहा है, बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है, क्योंकि यहीं केल्विन साइकिल होने वाली है। जबकि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मीज़ोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है, इसके क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेकॉइड होगा, कहाँ पर, मीज़ोफिल सेल में, मीज़ोफिल सेल जो होगी वहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, इसके क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, ग्रेना पाया जाएगा। ग्रेना, ग्रेना किसको कहते हैं हम, जो थाइलेकॉइड पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो एक स्टैक बना लेता है। स्टैक, जैसे अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, आप मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये एक थाइलेकॉइड हो गया। अब इस थाइलेकॉइड की पूरी एक चेन बन गई, स्टैक बन गया। तो इनको सबको साथ में हम क्या बोल देंगे, इनको सबको साथ में हम कहेंगे ग्रेना, जबकि एक सिंगल को हम क्या कहेंगे, थाइलेकॉइड। तो यहाँ पर ग्रेना पाया जाएगा कहाँ पर, मीज़ोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। जबकि बंडल सीथ सेल जो होती है इसके क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड जो है वो एग्रेनम टाइप का होता है, मतलब उसका स्टैक नहीं बना होता। ये चीज़ें इसमें पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।